अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। सिंध हुकूमत पर मुसलसल दबाव बढ़ रहा है। अपोजिशन बल्दियाती कानून के खिलाफ सड़कों पर है और मजीद एहतजाज का इशारा दे रही है। और इस दबाव के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती हुकूमत के इख्तियारात से मुताल्लिक MQM और दीगर दरख्वास्त गुजारों की दरख्वास्त पर तफसीली फैसला सुना दिया है, जिसे अपोजिशन अपनी फतह करार दे रही है और दावा कर रही है कि इस फैसले के बाद सूबे में एक मजबूत बल्दियाती हुकूमत कायम हो जाएगी। अहम बात यह है कि चीफ जस्टिस गुलजार अहमद आज रिटायर हो गए हैं और आज उनकी मुद्दत मुलाजमत का आखिरी दिन था और आज ही उन्होंने ये अहम फैसला सुनाया है। अदालती फैसले के मुताबिक दरख्वास्त गुजारों का केस यह है कि आर्टिकल 140A के मुताबिक सूबे में मुकम्मल तौर पर थर्ड टियर हुकूमत होनी चाहिए जिसे इख्तियारात मुंतकिल हो, जबकि सिंध हुकूमत ने इख्तियारात की मुंतकली का इनकार करते हुए अवाम के उन हुकूक की खिलाफ वर्जी की है जिनका तहफ़्फ़ुज़ आइन के आर्टिकल 2A करारदाद मकासद और आर्टिकल 4 में किया गया है। अदालती फैसले के मुताबिक दरख्वास्त गुजारों का मौक़िफ़ है कि बल्दियाती हुकूमत पॉलिसी मामलात में फैसला साजी करने की जिम्मेदार है जिसका बराह रास्त असर शहरियों की जिंदगी पर होता है, चाहे वो सेहत के मामलात हो, आर्ट के मामलात हो, कल्चर हो, खेल हो, मकामी ट्रांसपोर्ट हो या पानी और तवानाई के मामलात हो, इलाकाई मनसूबाबंदी हो, तालीम हो, सोशल सर्विस हो या लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर बनाना हो। जबकि दरख्वास्त गुजारों का मौक़िफ़ है कि सिंध हुकूमत ने लूट मार की हुक्मरानी को बिल्कुल आज़ाद छोड़ा है और ज़ाहिरी तौर पर सूबा सिंध के शहरी इलाकों पर कोई खर्चा नहीं कर रही है और जो फंड दही इलाकों के लिए मुख्तस हैं बिला खौफ व खतर उनकी लूट मार की जा रही है। अदालती फैसले के मुताबिक शहरी इलाकों से मुतालिक बिलखुसूस कराची और दही इलाकों से मुतालिक लाड़काना और घोटकी की मिसालें दी गई और बताया गया कि कैसे कचरे का ढेर, सूरज का मसला और साफ पानी की फराहमी से मुतालिक कोई इकदाम नहीं किए गए। पानी आलूदा है, सूबा सिंध में गैर सेहत बख्श हालात जिंदगी हैं, चिकनगुनिया समेत दीगर बीमारियों की वबा है, म्यूनसिपल सहूलियात मौजूद नहीं है, महकमा सेहत और अस्पतालों की हालत बुरी है, दवा मौजूद नहीं है और नौकरियां मेरिट पर देने के बजाय फरोख्त की जाती हैं। ज़्यादातर स्कूलों में घोस्ट टीचर्स हैं, स्कूलों को जानवरों की रखवाली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अदालती फैसले के मुताबिक दरख्वास्त गुजारों का मौक़िफ़ है कि 2008 से लेकर अब तक हुकूमत सिंध ने एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 1227 अरब रुपए मुख्तस किए, लेकिन मुश्किल से ही कोई बजट शहरी सिंध के लिए मुख्तस या खर्च किया गया है और जो रकम देही सिंध के लिए मुख्तस की गई उसे भी हड़प कर लिया गया। अदालती फैसले के मुताबिक दरख्वास्त गुजारों का मौक़िफ़ है कि आर्टिकल 140 के मुताबिक जो बल्दियाती हुकूमत है उसे सियासी, इंतज़ामी और माली इख्तियारात की मुंतकली के साथ काम करने दिया गया तो अवामी मुश्किलात और अवाम को बुनियादी हुकूक से महरूम करने के मामले का हल निकल सकता है। दरख्वास्त में जो इल्ज़ामात आयद किए गए उसको गलत साबित करने के लिए सूबा सिंध की तरफ से कोई जवाब जमा नहीं कराया गया, जिसके बाद अदालत ने वाज़ेह किया कि वो कैसे आर्टिकल 184(3) के तहत इस दरख्वास्त को सुन सकती है और कैसे ये दरख्वास्त काबिल समाअत है। जिसके बाद अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि ये पूरा केस आइन के आर्टिकल 140A के गिर्द घूमता है, जिसके मुताबिक हर सूबा कानून के तहत एक बल्दियाती हुकूमत कायम करेगा और उस हुकूमत के मुंतखब नुमाइंदों को सियासी, इंतज़ामी और माली इख्तियारात और जिम्मेदारी मुंतकिल करेगा और उस हुकूमत के इंतखाबात इलेक्शन कमीशन करवाने का पाबंद होगा। इस आर्टिकल के मुताबिक सिंध हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 मुतारिफ कराया, जबकि दरख्वास्त गुजारों का मौक़िफ़ है कि इस मामले में कानून तो बन गया है लेकिन जो कानून बना है उसके सेक्शन 74 और 75 के तहत बल्दियाती हुकूमत के फंक्शन और इख्तियारात सूबाई हुकूमत ने ले लिए हैं। इससे जो आर्टिकल 140A की पैरवी का मामला है इस कानून के तहत नहीं हो रहा। अदालती फैसले के मुताबिक हमने बल्दियाती एक्ट की दोनों शिकों का जायजा लिया है। शिक 74 का ताल्लुक काउंसिल्स के कामों की हुकूमत को मुंतकली है और हुकूमत के कामों की काउंसिल्स को मुंतकली है। इस शिक के मुताबिक हुकूमत उन तमाम इंतजामी कामों और इदारे का कंट्रोल हासिल कर सकती है जो काउंसिल के पास हो, जबकि इसी तरह इदारों की मैनेजमेंट और कंट्रोल जो हुकूमत के पास है वो काउंसिल को मुंतकिल हो सकता है। अदालती फैसले के मुताबिक इदारों का कंट्रोल खुद लेने या उसे काउंसिल को देने से मुताल्लिक ये शिक हुकूमत को गैर मामूली इख्तियारात देती है, जबकि शिक 75 से सिंध हुकूमत के पास वो तमाम इख्तियारात आ जाते हैं जिससे वो किसी काउंसिल के लिए एक बोर्ड या इदारा कायम करे जो एक या उससे ज़ायद काम अंजाम दे सकता है। अदालती फैसले के मुताबिक सिंध हुकूमत ने ये इख्तियारात जो हासिल किए हैं वो महदूद नहीं हैं और आइन लामहदूद इख्तियारात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करता और अगर किसी अवामी ओहदेदार को कानून कोई सवाबदीदी इख्तियार फराहम भी करता है तो उसका इस्तेमाल ईमानदारी और जायज़ तरीक़े से होना चाहिए। अदालती फैसले के मुताबिक हम इस बात को नोट करते हैं कि बल्दियाती हुकूमत की तीसरी सतह है और उसका बराह रास्त शहरियों की रोज़मर्रा ज़िंदगी पर होता है, क्योंकि ये एक ग्रास रूट लेवल हुकूमत होती है और शहरियों के बुनियादी हुकूक के तहत उनकी कुछ ज़रूरियात हैं और बल्दियाती हुकूमत उन्हें पूरा करने का वादा करती है, जैसे कि साफ़ पानी पीने का हक, साफ माहौल का हक जिसमें कचरा और सड़कों पर सूरज का ना होना शामिल है, शहरियों को सैलाब और दीगर कुदरती आफात से बचाना, आग से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, सारे शहरियों को बिना किसी इम्तियाजी सलूक के तिब्बी सहूलियात फराहम करना, बगैर किसी इम्तियाज़ के शहरियों को मेरिट पर नौकरियाँ देना,
उनकी ज़िंदगी और आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना, उनको स्कूल्स में तालीम के मुनासिब मौक़े फराहम करना, कॉलेज के अहल टीचिंग स्टाफ के साथ फराहमी और तमाम ज़रूरियात को पूरा करना शामिल है। स्कूल और कॉलेज के अहातों को तजावुज़ात से पाक करना, खेलों की सहूलियात फराहम करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फराहम करना, कब्रिस्तान, मसाजिद और लाइब्रेरीज़ की फराहमी समेत पार्क्स और प्ले ग्राउंड्स की फराहमी शामिल है। और हुकूमत की तरफ से एक एग्जीक्यूटिव हुक्म के ज़रिए बल्दियाती निज़ाम हुकूमत से इख्तियारात लेना, जैसे कि बल्दियाती एक्ट 2013 के सेक्शन 74 और 75 में शामिल है, वो अवाम के उन हुकूक की वाज़ेह तौहीन है और ये बरकरार नहीं रह सकती। जिसके बाद अदालत ने अपने फैसले के ऑपरेटिव पार्ट में लिखा है कि मुंतखब बल्दियाती हुकूमत इस वक्त सूबा सिंध में मौजूद नहीं है। हुकूमत अपने इदारों के जरिए खुद सूबे में बल्दियाती हुकूमत के काम सर अंजाम दे रही है और बल्दियाती हुकूमत के वैक्यूम से बल्दियाती हुकूमत के कोई भी काम, मंजूरी या फंक्शन को सिंध हुकूमत के जरिए चलाने की इजाज़त दे दी गई है। और कोई भी नया प्रोजेक्ट जो बल्दियाती हुकूमत के डोमेन में आता है उसे सूबाई हुकूमत या उसके इदारे शुरू नहीं कर सकते जब तक कि इस हवाले से पहले से मुशावरत नहीं की जाती और रजामंदी नहीं ली जाती। अदालत के फैसले के मुताबिक आर्टिकल 140A सूबों को पाबंद करता है कि वो एक बल्दियाती हुकूमत कायम करें जिसके पास सियासी, इंतजामी और माली मामलात से मुताल्लिक बामकसद इख्तियारात और जिम्मेदारी हो। ये सूबे की जिम्मेदारी है कि वो हुकूमती सतह पर और असम्बली की सतह पर बल्दियाती हुकूमत को बाइख्तियार बनाएं। अदालती फैसले के मुताबिक मास्टर प्लान और इलाकाई प्लानिंग से मुताल्लिक मामला जो तारीखी तौर पर मुंतखब बल्दियाती हुकूमतों के पास होते हैं उन्हें फिर से नाफिज किया गया और एक जैसे काम सूबाई क़वानीन में डाल दिए गए। और इस तजाद के तनाजुर में आर्टिकल 140A बल्दियाती हुकूमत के इख्तियारात को सूबे के इख्तियारात पर फौकियत देता है। सूबाई हुकूमत पर फ़र्ज़ है कि वो बल्दियाती हुकूमत के साथ काम के ताल्लुक से मुताल्लिक हम आहंगी पैदा करे। इसलिए जो क़वानीन सूबे ने बनाए हैं, जिसमें सिंध बिल्डिंग कंट्रोल ऑर्डिनेंस, कराची डेवलपमेंट ऑर्डर, मली डेवलपमेंट एक्ट, कराची वाटर एंड सूरेज बोर्ड एक्ट, हैदराबाद 7 और लाड़काना डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी एक्ट, सिंध फूड अथॉरिटी एक्ट, सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी एक्ट, ये सब कवानीन आईनी स्कीम के खिलाफ हैं और मुतज़ाद और मुतसादिम हैं। और सूबाई हुकूमत को हिदायत की जाती है कि वो इन कवानीन को आर्टिकल 140 के मैंडेट के मुताबिक ढाले। अदालती फैसले के मुताबिक सिंध हुकूमत को ये यकीन दहानी करानी होगी कि सूबे में तमाम बल्दियाती हुकूमत को उनका शेयर मिलेगा और उसके लिए हुकूमत को फाइनेंस कमीशन अवार्ड पर अमल दरामद करना होगा और यकीन दहानी करानी होगी कि इस हवाले से कोई एरियर्स जमा ना हो और अगर हैं तो उन्हें भी रिलीज़ किया जाए। और बल्दियाती एक्ट का सेक्शन 74 और 75(1) उस बुनियादी उसूल के खिलाफ है जो करारदाद मकासद और बुनियादी हुकूक से मुताल्लिक आइन की शिकों में मौजूद हैं और ये आर्टिकल 140A से मुतज़ाद भी हैं, इसलिए उन्हें मुअत्तल किया जाता है। इस फैसले के बाद इनकी क़यादत ने आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अवाम को मुबारकबाद दी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपनी फतह करार दिया। तहरीक इंसाफ ने इस फैसले को वेलकम किया है, मगर वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि चीफ जस्टिस ने अपनी मुद्दत के आखिरी दिन यह फैसला दिया है। हमारा ख्याल है कि हमने आर्टिकल 140A पर अमल किया है, फैसले पर अमल करेंगे, अगर गैर मुनासिब लगा तो हमारे पास नज़रसानी का ऑप्शन मौजूद है। 140A के हम आंगी की जाए, हम बिल्कुल मनोवन तैयार हैं इसके लिए। हमने 140A की पूरी पासदारी की है, हमने एम्पावर किया है, लेकिन ये समझना कि प्राइम मिनिस्टर के पावर, कौमी असेंबली के पावर, सूबाई असेंबली के पावर, चीफ मिनिस्टर के पावर, सूबाई काबीना के पावर, फेडरल काबीना के पावर लोकल काउंसिल्स को दिए जाए तो बाकी सारे घर बैठ गए। बाकी भी जो जजमेंट आई है मैंने अभी देखी नहीं है, लेकिन हम उस पर बिल्कुल अमल करेंगे। ये गैर मुनासिब है जजमेंट, तो हमारे पास रिव्यू का ऑप्शन मौजूद है, हम रिव्यू में भी जा सकते हैं। सिंध के 2013 के बल्दियाती क़वानीन के हवाले से ये फ़ैसला आया है, काफ़ी अर्से बाद ये फ़ैसला आया है, जबकि 2021 का कानून भी आ चुका है। क्या क्या तब्दीलियाँ सिंध हुकूमत करने के लिए तैयार है, ये हम पूछेंगे वज़ीर आला सिंध के मुशीर और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्ज़ा वहाब से। इसके अलावा MKM से फैसल ज़वारी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। मुर्ज़ा वहाब साहब, पहले आपसे बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। एक तरफ तो जो सिंध में सियासी जमातें हैं वो एहतजाज कर रही थी, MQM हो, जमात इस्लामी हो, पाक सरज़मीन पार्टी हो, साथ में तहरीक इंसाफ हो, मगर दूसरी तरफ अदालत से भी अब आपके खिलाफ फैसला आया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कहती है कि जी हम जमहूरी जमात हैं, जमहूरियत आगे बढ़ाना चाहते हैं, अब अदालत आपको पाबंद कर रही है कि आप प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड भी करेंगे, फिर जो बल्दियाती हुकूमतें हैं उनको इख्तियारात भी देंगे, उनको उनके फंड्स भी देंगे, अगर एरियर्स हैं तो वो भी देंगे। पीपल्स पार्टी से काम अब अदालत कराएगी, करेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादिब, थोड़ा सा मैं समझता हूँ कॉन्टेक्स्ट को समझने की ज़रूरत है। ये जो अदालती फ़ैसला आज आया है, इसके जो आर्ग्यूमेंट्स हुए थे, जो ये फ़ैसला रिजर्व हुआ था, ये अक्टूबर 2020 में था। तब जो कॉन्टेक्स्ट था, सियाक़ो सबाक़ था, वो डिफरेंट थे। आज सिचुएशन डिफरेंट है। इन द मीन टाइम 2021 में हमने लोकल गवर्नमेंट के जो रिफॉर्म्स का एक प्रोसेस स्टार्ट किया,
और बहुत सारी ऐसी जो डायरेक्शंस इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दी गई हैं, मिसाल के तौर पे पानी के हवाले से, सेवरेज के हवाले से, सफाई, कचरे, सैनिटेशन के हवाले से, हम ऑलरेडी उसके ऊपर अमल दरामद कर चुके हैं, चाहे वो सिंध सॉलिड वेस्ट के हवाले से हो या कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के हवाले से हो। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के हवाले से कुछ डायरेक्शंस दी हैं। अगेन सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 का पीएफसी का एक चैप्टर है, वो हिस्सा है, और गो कि अब आप अदालती फैसले की बात करेंगे, लेकिन जिन जिन सियासी जमातों ने हमारे साथ इंगेज किया, और मैं बरमला कहना चाहूँगा, चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे पीएसपी वाले हों, हमारी जब उनके साथ निगोसिएशन हो रही थी, डिस्कशन हो रही थी और पीएफसी ज़ेरे बहस आया, तो हमने उनको इस बात की यकीन दहानी कराई थी कि हमारी कमिटमेंट है कि नए बल्दियाती इंतखाबात के 30 रोज़ के अंदर अंदर जैसी बल्दियाती हुकूमत आ जाएगी, हम नए पीएफसी को कॉन्स्टिट्यूट कर देंगे और 6 महीने का टाइम दिया जाएगा कानूनी एतबार से कि वो नया जो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन है वो अपने अवार्ड का ऐलान कर दे। तो ये जो बातें डायरेक्शंस आई हैं, ये 2020 अक्टूबर में तो शायद इट वाज ऑल इन द एयर और इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ था, लेकिन 2021 नवंबर दिसंबर के अंदर इसके ऊपर रिफॉर्म्स का प्रोसेस कानून साजी। मगर कोई 13-14 साल हो गए हैं कि आपने जो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन है वो नहीं किया, दीगर सूबों ने किया, खैबर पख्तूनख्वा में तो 2019 सितंबर में हो गया, पंजाब में सितंबर 2020 में हो गया। तो जो एमाल हैं, अगर आपके जो अल्फाज हैं वो अगर एमाल की से मुताबिकत रखते होंगे तो बात मानी जाएगी ना कि हम करने वाले थे या हमारा अग्रीमेंट हो गया था। आपने किया नहीं है 13-14 साल से, तो फिर कैसे मान लें कि आप अभी करने वाले थे और अदालत ने कह दिया है मगर आप पहले से ही करने वाले थे? शाहजेब, आप ना माने, मैं तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको कन्वे कर रहा हूं कि अदालत ने तो अभी कहा कि वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के हवाले से फैसला हुकूमत को करने की जरूरत है। मेरा अमल ये बता रहा है कि मैं ऑलरेडी वो कानून अमेंड कर चुका हूं। अदालत ने कहा है सॉलिड वेस्ट के हवाले से, मेरा अमल बता रहा है कि मैं ऑलरेडी ये चीज कर चुका हूं। हाँ, माजी के अंदर ये गलतियां हुई जिसकी वजह से एक सिंध के अंदर पॉलिटिकली पोलराइज सिचुएशन थी। जो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की कॉन्स्टिट्यूशन थी उसके अंदर ऐसे हालात नहीं बन पाए जिसकी वजह से ये फैसला हो पाया। लेकिन ये जो अदालत की डायरेक्शन है इसके ऊपर हुकूमत का कोई एतराज नहीं है। हुकूमत बिलीव करती है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत बिलीव करती है ये चीज होनी चाहिए। अगर माजी में नहीं हुई तो अब होनी चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि जमात इस्लामी को हमने कन्वे किया था और मेरी बात को ना माने आप उनसे पूछ लीजिएगा। लेकिन मगर फिर ये भी दबाव पे किया था ना मुर्तज़ा साहब, अगर आप कह रहे हैं कि हमने जमात इस्लामी को बताया तो ये भी दबाव पर ही किया ना, और एतराज़ात के बाद किया, अपोजिशन के बाद किया। नहीं शादेब, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मैंने वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के हवाले से फैसला हो या सॉलिड वेस्ट के हवाले से फैसला हो या प्रोविंशियल टैक्सेशन, इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो टैक्सेशन प्रोविंस से लेके लोकल गवर्नमेंट को देने के इख्तियारात हुई, तमाम चीजें हमने जब विद इन द गवर्नमेंट बात कर रहे थे, डिलिब्रेशन हो रही थी, तब हमने इन तमाम मामलात को तय किया था और उसी के अंदर पीएफसी भी ज़ेरे बहस आया था। आज हम पीएफसी इस वक्त नहीं कर सकते बिकॉज एक केयर टेकर सेटअप है, तो हमने मुनासिब ये समझा कि वी शो आवर कमिटमेंट कि हम करके देंगे, लेकिन जब बल्दियाती इंतखाबात हो जाएंगे। लेकिन कुछ चीजों पे मेरा एतराज़ात भी है। अगर मैं आपके एतराज़ पे आने से पहले मैं आपके एतराज़ात भी सुनूंगा, मगर आप जो कह रहे हैं कि हमने काफ़ी चीज़ें तब्दील कर दी हैं अभी, क्योंकि 2013 के हिसाब से उन्होंने आर्टिकल 74 और जो 75 की बात की है जिसमें आपने तकरीबन तमाम ही इख्तियारात हुकूमत ले सकती है, टेक ओवर द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन, ये वाली जो प्रोविजन थी। इसके अलावा आर्टिकल 75 में है कि गवर्नमेंट में सेटअप अ बोर्ड, अथॉरिटी और एनी कॉर्पोरेट बॉडी टू परफॉर्म एनी और वन और मोर फंक्शंस ऑफ एनी काउंसिल, क्या आप इख्तियार ले सकती है हुकूमत। ये तो आपने नहीं बदले थे ना, तो ये तो अब अदालत ने आपसे कहा है। मैं थोड़ा, ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल उठाया, मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करने का मौका दीजिएगा। देखिए, कोई भी सूबाई हुकूमत ऑन इट्स ओन यूनिलैटरली उस इख्तियार को नहीं लेती है। मैं आपको इसकी मिसाल दूंगा, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, ये इख्तियार अंडर द लोकल गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 2013 ये डीएमसीज के पास था। ये जो बार बार तासुर दिया जाता है कि ये सिंध हुकूमत ने इख्तियार गसब कर लिया था, ये तासुर गलत है। तरीकेकार ये कि कानून ये कहता है कि वो जो इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट है, वो जो डीएमसी है, वो अगर चाहे कि अपना कोई इख्तियार कि वो समझती है कि मैं ये काम नहीं कर सकती, ये काम कोई और मुझसे बेहतर कर सकता है, तो वो इख्तियार आपको हैंड ओवर करता है। और इस हवाले से वो तमाम डीएमसीज ने अपनी एक रेजोल्यूशन पास की और रेजोल्यूशन पास करने के बाद वो इख्तियार सिंध सॉलिड वेस्ट को दिया गया, जहां पे कहीं कहीं पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, कहीं कहीं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की हुकूमत थी, लेकिन उन सब पे कंसेंसस था कि वो बेहतर काम सॉलिड वेस्ट के जरिए कर सकते हैं। अब मैं यही मिसाल आपको पंजाब के हवाले से दूंगा। पंजाब के अंदर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, वो वहां पे
जो लाहौर की डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है या लाहौर का जो मेयर है वो कचरा नहीं उठा रहा, वहां पे वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो कचरा उठा रही है। पिंडी के अंदर भी ये काम किया जा रहा है, पेशावर के अंदर भी ये काम किया जा रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली कराची के हवाले से इस बात को जरा थोड़ा ज्यादा प्रोपोगेट करके बात की जाती है। लेकिन मैं इस तासुर की नफी करना चाहूंगा कि कोई इख्तियार सिंध गवर्नमेंट ने यूनिलैटरली नहीं लिया। रिस्पेक्टिव डीएमसी ने उस इख्तियार को सिंध हुकूमत को रिक्वेस्ट की कि आप हमारे बिहाफ पे ये काम करें। वैसे मगर आपने अगर इख्तियार लिया और आप कह रहे हैं कि यूनिलैटरली नहीं लिया था, मगर बहरहाल आज अदालत ने कह दिया है, मगर जब ले लिया तो फिर भी डिलीवर नहीं किया। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जिस तरीके से निज़ाम लाहौर में था, आप उस तरीके से नहीं डिलीवर कर सके। ट्रांसपोर्ट हो, कोई भी मामला हो, कोई भी अथॉरिटी, आप डिलीवर तो किसी चीज़ पर कर ही नहीं सके। अगर आपके पास था भी तो अब आप एम्पावर कर देंगे जब अदालत ने कहा है। शाहजेब, मैं बड़े एहतराम के साथ, देखिए बारी बारी चले ना, अभी आप मुझसे कचरे की बात कर रहे हैं, मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूं कि आइडियल सिचुएशन कचरे के हवाले से नहीं बन पाई, लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कंपेयर करें डिस्ट्रिक्ट ईस्ट को डिस्ट्रिक्ट साउथ को डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में एमक्यूएम थी, डिस्ट्रिक्ट साउथ में पीपल्स पार्टी थी, दोनों डीएमसी ने इख्तियार ये सॉलिड वेस्ट को दे दिया, और डीएमसी सेंट्रल में एमक्यूएम थी, उन्होंने इख्तियार सॉलिड वेस्ट को नहीं दिया, उन्होंने कचरा खुद उठाया। इन तीन डिस्ट्रिक्ट्स का आप मवाजना कर लें, आपको सिचुएशन मैं समझता हूँ किसी आदमी से भी आप पूछेंगे तो कहेगा साउथ में, ईस्ट में, सेंट्रल के मुकाबले में सिचुएशन बेहतर थी। बट हाँ, हमें सिचुएशन को और बेहतर बनाने की जरूरत है। मगर कराची की शक्ल सूरत देखकर अंदाज़ा नहीं होता, किसी भी एक शख्स को आप लाहौर का टिकट दे दें, वो लाहौर लैंड करे, एक ड्राइव करके आए, और फिर कराची लैंड करे, एक ड्राइव करे, उसे नहीं पता चल जाता कि आपकी यहाँ 13 साल से हुकूमत है और क्या शहर का हाल है। आपने कुछ नहीं डिलीवर किया है। शाहजेब, मैं बड़े एहतराम के साथ मैं छोटी छोटी सी आपको बातें करना चाहूंगा। लाहौर के अंदर ऑरेंज मेट्रो लाइन बन जाती है बिकॉज वहां पे फेडरल गवर्नमेंट जो है सॉवरेन गारंटी इशू करती है पंजाब गवर्नमेंट को। कराची सर्कुलर रेलवे हमको सॉवरेन गारंटी जो है वफाकी हुकूमत इशू नहीं करती। आप जरा पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट पोर्टफोलियो जो है ना वफाकी हुकूमत का, जो डेवलपमेंट का बजट है, उसको निकाल के देखिए और आइन का आर्टिकल 156 पढ़िए, वो कहता है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। आप जाके देखिए कि किस तरीके से वफाकी हुकूमत पंजाब के अंदर वहां के जिलों के अंदर जाके डेवलपमेंट की स्कीम्स को स्पॉन्सर करता है। एक मिनट शाहजेब, वो स्पॉन्सर करता है, लेकिन उस तरह की चीजें हमारे सूबे में, हमारे शहर में नहीं हो पाती। मैं आपको मिसाल देना चाहता हूं कि पूरे पंजाब के अंदर उन्होंने वफाकी हुकूमत ने पीएचडीपी फंडेड मोटरवे बना दिए हैं। जब सूबा सिंध के अंदर आते हैं तो फेडरली फंडेड पीएचडीपी के मोटरवेज नहीं बनते, तब वो कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर काम होगा। तो कहीं ना कहीं हमारे जो गिले हैं वो भी लोगों को समझने की जरूरत है। मगर मुर्तज़ा साहब, लोग आपके दायरे गिले बिल्कुल समझने चाहिए लोगों को, मगर 2008 से 2013 तक 2008 से 2013 तक मरकज में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और सिंध में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। तो उस वक्त क्यों नहीं बन गई जो चीज़ें आप बनाना चाहते थे? उस वक्त कोई मोटरवे क्यों नहीं बन गई? 2008 से 2013 तक आपकी यहाँ हुकूमत थी, मगर पंजाब में शहबाज शरीफ साहब तो मेट्रो बना गए, आप सिंध में कुछ नहीं कर पाए, हालांकि वफाक में आपकी हुकूमत थी। तो ये आप क्यों नहीं कर पाते कोई काम? शाहजेब, आप 2008 से 13 में लाहौर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन चैलेंज नहीं था, वहां डेवलपमेंट हो सकती थी। कराची शहर के अंदर 2008 से लेकर 15 तक सबसे बड़ा क्रूशियल इशू कराची वालों के लिए था लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, टेररिज्म, आपके हीनियस ऑफेंसेस। तो हुआ ये कि हर गवर्नमेंट की प्रायोरिटी जो थी वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करना रही। 2015 में जब आपने इस चीजों को काबू पा लिया, 2015 के बाद आप मेरे साथ बैठिए, मैं आपको बताता हूं कि डेवलपमेंट के फ्रंट के ऊपर सिंध गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किया है। और 2008 से 2013 तक आपके अलाइज थे एमक्यूएम पर आप इल्जाम लगाते थे, एमक्यूएम आप पर इल्जाम लगाती थी। डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा का दौर भी याद है। और जो टेररिज्म है वो तो पाकिस्तान में हर जगह हो रहा था। श्रीलंकन टीम पर लाहौर में हमला हुआ था, मगर लाहौर में डेवलपमेंट हो गई। फिर नून लीग की हुकूमत आती है तो वहां 2014 में फिर कराची में अमन आता है, अमन कमेटी पर भी क्रैकडाउन होता है एमक्यूएम। तो ये आप कैसे किसी भी चीज से बड़ी जिम्मा है कि काम नहीं हुआ, अदालतें भी कह रही हैं अब तो। नहीं, मैं जी शाहजेब, मैं देखिए जहां गलती होती है मैं उसका एतराफ करता हूं। आप किसी शख्स से पूछ लें ऑब्जेक्टिवली, क्या 2008 से 13 में जो लाहौर के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो कराची की थी, क्या वो उसको आप कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कंपेयर कर सकते। जो टेररिज्म है वो पूरे पाकिस्तान में था, मगर जो सियासी डिफरेंसेस की वजह से था, एमक्यूएम और अमन कमेटी या फिर जो मामला थे या अवामी नेशनल पार्टी के, वो तो सियासी जमातों का मसला था और वो आपके इत्तेहादी थे, आप ही नहीं हल कर रहे थे। शाहजेब, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वन ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन लाहौर एंड कराची इज कि लाहौर के अंदर
85 से लेकर 2018 तक सेम ग्रुप ऑफ पीपल ने हुकूमत की है। कराची शहर में बदकिस्मती के साथ ऐसा नहीं हुआ। मुख्तलिफ पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स ने अपने हिसाब से चीज़ों को इस्तेमाल करने की कोशिश की, जिसका नुकसान हमारे शहर को हुआ। इसलिए तो मैं आज आपको गुजारिश कर रहा हूँ कि हमको पॉलिटिकल पोलराइजेशन को ख़त्म करके मिलकर बैठकर काम करने की ज़रूरत है। हम तैयार हैं, बाकी सियासी जमातों को साथ बैठना चाहिए ताकि डिफरेंसेस खत्म करें एंड वी कैन मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स डेवलपिंग द सिटी। ठीक है, मतलब मैं दूसरी जमातों का मौका लेने से पहले फिर मुझे ये बता दीजिए कि आप कितनी बात पर मिनिमम तैयार हैं? अगर आज अदालत का फैसला आया है तो इस पर मिनिमम अमल करने को तैयार हैं और एक ताकतवर बल्दियाती निजाम पूरे सिंध को देने के लिए तैयार हैं? शाजिब, मैंने तो आपको शुरू में बताया कि जब अदालत ने इस केस को सुना था तब कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट था, हालात डिफरेंट थे, फैक्ट्स डिफरेंट थे, कानून डिफरेंट था। हमने कानून को तब्दील किया एंड आई थिंक वी मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस सिंस 2020 व्हेन द केस वाज हर्ड। मैं थोड़ा एतराज की भी बात करना चाहूंगा, जहां मैंने कहा कि उन्होंने कचरा, सैनिटेशन, सफाई, सेवरेज, पानी के ऊपर हम इत्तेफाक करते हैं, हमने ऑलरेडी ये चीज कर दी है। पीएफसी हमने ऑलरेडी कर दी है, टैक्सेशन के उनको इख्तियार दिए मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर। लेकिन एक चीज पे मेरा एतराज भी है शाजिब, ये जो उन्होंने कहा ना कि मास्टर प्लान को डिवॉल्व कर दिया जाए, मेरी इसमें जाती राय ये है कि मास्टर प्लान जो है उसके लिए एक सुपरा अथॉरिटी होनी चाहिए। माजी में जब आपने मुशर्रफ साहब के एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट में मास्टर प्लानिंग का इख्तियार आपने लोकल गवर्नमेंट को मुंतकिल किया, डिवॉल्व किया, मैं समझता हूँ कराची को उसका नुकसान पहुंचा। नेमतुल्लाह साहब ने 2003 में कराची की सड़कों को कमर्शलाइज किया, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने 2006 में कराची की सड़कों को कमर्शलाइज किया। उस वक्त भी कराची वाले जब अदालत गए इस कमर्शलाइजेशन के खिलाफ तो अदालत ने कहा यह कमर्शलाइजेशन दुरुस्त हुई है। लेकिन बदकिस्मती के साथ 2019 में जाके गुलजार साहब ने फिर फैसला किया कि कमर्शलाइजेशन नहीं होनी चाहिए। मैं आज ये समझता हूं कि अगर आपने मास्टर प्लान को किसी सुपरा अथॉरिटी के पास नहीं रखा और इसको आपने नीचे लेवल पर मुंतकिल कर दिया तो जो माजी में खराबियां पहुंची कि आज वो 1000 गज के मकान की जगह पे आपकी ग्राउंड प्लस 20 की बिल्डिंग बन गई। वो नस्ला टावर जहां पे घर होता था वहां पे आपने ग्राउंड प्लस 18 की इमारत बना दी। उस तरह की आपको दिक्कतें और खामियां आएंगी। मैं समझता हूं बड़े एहतराम के साथ इस पे मेरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि जो मास्टर प्लानिंग है, जोनिंग है, इसका इख्तियार किसी सुपरा अथॉरिटी के पास होना चाहिए ताकि यूनिफॉर्म अंदाज से मास्टर प्लानिंग का काम किया जा सके। अगर आपने इसको डिवॉल्व कर दिया तो मैं समझता हूं 2003-2006 में जो कमर्शलाइजेशन की पॉलिसी थी जिसको अदालत अब कहती है वो गलत हुआ, मैं समझता हूं उसने कराची शहर को नुकसान पहुंचाया। मतलब अब फैसला आ गया है तो मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूं कि अब आप क्या करेंगे? सियासी जमातों के साथ बैठेंगे, एमक्यूएम से राब्ता करेंगे? जमात इस्लामी साहब का पहले एक अंडरस्टैंडिंग हो गई थी मगर अब पीएसपी भी सड़कों पर है, एमक्यूएम सड़कों पर आने की बात कर रही है, या आप कम से कम इस मिनिमम से तैयार है कि अदालती फैसला आ गया है अब इसके तहत अमल करना है, आगे बढ़ना है, तो कम से कम जो तब्दीलियां हैं वो कर दी जाए और उसके बाद बल्दियाती इंतखाबात कराए जाए? अगर आप मुख्तसरन बता सकें इसके लिए तैयार है? शादिब, मैंने आपको बताया ना कुछ तब्दीलियां तो हमने ऑलरेडी कर दी हैं और इसके अंदर अगर एक दो और चीजें इस तरह करने की जरूरत है, हम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ इंगेज कर रहे हैं। कल सिंध की काबीना का इजलास है, काबीना इसके अंदर मशावरत करेगी और मशावरत करने के बाद ये फैसला कर लिया जाएगा कि आया हम इस जजमेंट से कितना इत्तफाक करते हैं, कहाँ कहाँ हमारे रिजर्वेशन हैं, कहाँ कहाँ हम नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। लेकिन जो बहुत सारी चीजें हमने कर ली हैं वो वी स्टैंड कमिटेड कि इंशाल्लाह वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा और वो कानून का हिस्सा होगा। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। एमक्यूएम की तरफ से ये पटिशन थी, उनके हक में फैसला आया है। हमारे साथ फैसल सब्ज़वारी साहब मौजूद हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से। फैसल सब्ज़वारी साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर है आपके हक में फैसला आया है, आपकी पार्टी इससे मुतमईन भी नज़र आई है। आप समझते हैं जितनी बातें की जा रही हैं कि जी काफ़ी कुछ तब्दीलियाँ हम पहले ही कर चुके थे वो दुरुस्त है, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे कि पोलराइजेशन भी ना हो, भला हो जाए पूरे के पूरे सूबे का और एक ताकतवर बल्दियाती निज़ाम आ जाए? जी बहुत शुक्रिया शाजिब। देखें 2013 में जब ये कानून सिंध हुकूमत लेकर आई थी 19 अगस्त 2013 को, तो एमक्यूएम वाहिद थी कि जिसके 51 एमपीएज ने सिंध असेंबली में इसकी मुखालफत की थी और हम अक्टूबर 2013 में ही अदालत में इसको चैलेंज कर चुके थे। फिर जब सुप्रीम कोर्ट के ही हुक्म पर 2015 में पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती इंतखाबात करवाए और 2016 में मेयर का ऑफिस संभाला वसीम अख्तर साहब ने, तो 2017 में ही हम चले गए, हमारे अलावा कोई नहीं गया सुप्रीम कोर्ट में और वो चलता रहा मुकदमा। बहरहाल अक्टूबर 2020 का फैसला आज सुनाया
बनाया गया है। हम ये समझते हैं कि फैसले में, मैं सियासी कारकुन और कराची के शहरी के हैसियत से तो कहूँगा कि बहुत कुछ और हो सकता था, नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग वाली बात है। जहाँ तक ये है कि इस अदालती फैसले के नतीजे में या जो पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम बहुत कुछ कर चुके हैं, कुछ भी नहीं किया इन्होंने। मिसाल के तौर पे जमात इस्लामी के साथ जो इन्होंने एक रातों रात मुआहदा किया, यानी एक तरफ MQM की खवातीन, बच्चों और अरकान असेंबली को सड़कों पर पीट के शेलिंग करने के बाद पीपल्स पार्टी को जो लान तान का सामना करना पड़ रहा था, उस प्रेशर से रिलीफ के तौर पर वो रात के 2 बजे जमात इस्लामी के पास गए और जमात इस्लामी के हमारे दोस्त जो है वो नादान इनके साथ बैठ गए। इन्होंने कहा, मिसाल के तौर पर उस मुआहदे में ये कह रहे हैं कि ऑक्ट्रॉय जिला टैक्स हम देंगे। ये कोई हातम ताई की खबर पर लात मारने की बात है कि सूबाई हुकूमत का लेना देना नहीं है। 1998 में शहर का और जिला का यह मुआहदा हुआ वफाकी हुकूमत से, उसके 30 अरब रुपए ये खाकर बैठे हुए थे, जिसमें MQM ने बात की थी और आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया कि वो पैसे दिए जाएं। आज के फैसले में कहा गया कि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का क़याम अमल में लाया जाएगा। पीपल्स पार्टी ये कहती है कि जनाब हमने मुआहदा कर लिया, हम कर देंगे। भाई मुआहदा एक तरफ, आप 2013 के बल्दियाती कानून में लिख चुके, फिर भी आपने 14 साल में प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन नहीं बनाया। आज सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि आप बनाएंगे। तीसरी बात यह कि ये कह रहे हैं कि जनाब हमने वाटर बोर्ड का को चेयरमैन लगा देंगे और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का को चेयरमैन लगा देंगे। अहम तरीन बात जो है आइन की वो ये है कि इंतजामी और सियासी के साथ माली इख्तियार होगा। जब मेरे पास फाइनेंसेस नहीं होगी, जब डिविजिबल पूल नहीं होगा प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के तहत, तो वाटर बोर्ड में ना मैं पानी की लाइन डाल सकता हूं, ना सीवरेज की लाइन डाल सकता हूं, ना हायर एंड फायर अथॉरिटी है। तो इट वाज एन आई वॉश जो भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत कह रही है। हम ये समझते हैं कि आज के फैसले की रोशनी में ये सारी चीजों के कानून, बिल्डिंग कंट्रोल का उसमें जिक्र सराहत के साथ, KDA, MDA, LDA, कराची छोड़ दीजिए, लाड़काना डेवलपमेंट अथॉरिटी, सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी, हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी का जिक्र है। तो हम ये समझते हैं कि आज का फैसला सिर्फ कराची के लिए, सिंध भर के लोगों के लिए, जैकबाबाद के बच्चे का भी हक है कि उसके स्कूल का, उसके मकामी अस्पताल का, उसकी पानी की लाइन का, सेवरेज का, सड़क का काम उसकी मुंतखब बल्दियाती हुकूमत करे, ना कि 300 मील उसको कराची आना पड़े प्रोविंशियल कैपिटल में अपने मसले के हल के लिए। तो सर साहब, वो ये सारी बातें कि एक ताकतवर बल्दियाती निज़ाम आए और जो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारी जो अवाम की ज़रूरियात हैं, उन सब का इस फैसले में जिक्र है कि क्या क्या बल्दियाती हुकूमतों की जिम्मेदारी है और किस तरीके से वो जिम्मेदारी और फिर एक फाइनेंशियल ऑटोनॉमी के साथ जिम्मेदारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को देनी चाहिए उन बल्दियाती हुकूमतों को। तो आप मुतमईन हैं, क्योंकि आप भी दोबारा, मैं देख रहा था आप ही का स्टेटमेंट गालिबन कि PSL जैसे ही कराची से जाएगा तो हम फिर सड़कों पर होंगे और हम प्रोटेस्ट कर रहे होंगे। तो आपको वो प्रोटेस्ट करने की जरूरत है क्योंकि अदालत के फैसले पर नहीं अमल होगा तो कंटेम्प्ट होगा, या आपको लगता है फैसला इनफ है कि एक ताकतवर निजाम मिल जाएगा इस पूरे सूबे को? देखिए, हम डेलिब्रेट करेंगे शाहजेब। आज ही हमने हाई कोर्ट में रुजू किया है इस फैसले पर अमल दरामद के लिए। चीफ मिनिस्टर सिंध की जबान देख लीजिए ना, वो ये फरमा रहे हैं कि क्या वजीर आला का इख्तियार भी दे दें, वजीर आला अपने घर से लेकर आए। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इख्तियार है। विफाकियत की ये बात करते हैं। आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 7 कहता है कि रियासत पाकिस्तान क्या है, वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, मकामी हुकूमत। ये कौन सा फेडरलिज्म है कि जो इस्लामाबाद से ताकत, इख्तियार और वसाइल तो प्रोविंशियल कैपिटल को आ गए, लेकिन जब प्रोविंशियल कैपिटल से डिवॉल्व होने हैं जिले को और शहर को, तो वजीर आला कहे कि मैं अपना इख्तियार दे दूंगा। आपका कौन सा घर का इख्तियार है भाई? ये पाकिस्तान के आईन के तहत लोगों का इख्तियार है जो आपको देना पड़ेगा। अदरवाइज ये वाली अगर इन्होंने जबान इस्तेमाल की और यही रविश रखी, ये पोलराइजेशन की बात करते हैं। पोलराइजेशन, जब ये बच्चों को और खवातीन को डंडे मार रहे थे चीफ मिनिस्टर हाउस के बाहर, तो इनको पोलराइजेशन नजर नहीं आ रही थी। मैंने तो अमन पसंदी का मुजाहरा किया, मैं तो अदालत का दरवाजा खटखटा रहा हूं, मैं तो आवाम को मोबिलाइज कर रहा हूं। हम तो पार्लियामान में नई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की तरफ चले गए। मैं ही लेकर गया हूं सेनेट ऑफ पाकिस्तान में कि 140A ही पर इक्तफा नहीं है, बल्कि 140B, C, D, E होना चाहिए। जिस तरह फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट थी, इसी तरीके से मकामी हुकूमतों के ये सब्जेक्ट्स होने चाहिए। तो हम तो एक बहुत सब्सटेंशियल जिद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन सूबाई हुकूमत की अगर ये पॉस्चरिंग रही, वो डिफ्लेक्ट करने के लिए और MQM के प्रेशर से भागने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भागने के लिए, जिन जमातों की असेंबली में मौजूदगी नहीं है या जो उनके साथ फ्रेंडली ऑपोजिशन है, उनके साथ मुआहदे करके समझेंगे कि वो छुप जाएंगे, तो हम उनको छुपने नहीं देंगे। साहब, और मुझे ये बताइएगा कि ओवरऑल कराची के हवाले से क्या MQM को वफाकी हुकूमत के पर भी इत्मीनान है? ग्रीन लाइन शुरू हो गया है, K4 के हवाले से भी अब अनाउंसमेंट आ गई है कि ये चीज़ें मुकम्मल हो जाएंगी। 2023 अक्टूबर तक कह रहे हैं कि मुकम्मल हो जाएगी। पानी का मसला, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला, जो फेडरल हुकूमत ने आपसे वादे किए थे, वो पूरे हो रहे हैं? देखिए शाहजेब, ये भी अहम तरीन बात है ना कि पेशावर हो, लाहौर हो,
मुल्तान, पिंडी हो, सब जगह वहां के वज़राए आला ने मेट्रो और बस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया है। यहां पर बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के नाम के ऊपर एक पैसा नहीं लगाया सिंध हुकूमत ने। तो जो भी वफाकी हुकूमत दे रही है, मैं कहता हूं जनाब बहुत शुक्रिया। K4 आपको पता है जब इनिशिएट हुआ था, आधे पैसे सूबाई हुकूमत ने देने थे, आधे वफाकी हुकूमत ने। इन्होंने तो अपने लोगों को नवाजने के लिए उसके नक्शे तब्दील करवा दिए, उनकी जमीनों के भाव बढ़ जाएं, फलां की सोसाइटी को ज्यादा, फलां के टाउन को ज्यादा पानी चला जाए। कराची के लोगों को ये बूंद बूंद से तरसाते रहे। 14 सालों में 14 बसें नहीं दी, 14 बूंद पानी नहीं दिया। तो वफाकी हुकूमत अगर कह रही है कि फर्स्ट फेज में मैं 260 मिलियन गैलन रोजाना के मंसूबे को भी कंप्लीट करूंगी, तो बहरहाल ये एमक्यूएम का मुतालबा था, पीटीआई के साथ मुआहदे में था, और हम शुक्रगुजार हैं कि वफाकी हुकूमत जितने भी पैसे ला रही है। और ये झूठ बोलती है सूबाई हुकूमत जो ये कहते हैं हमने कराची में फंडिंग बढ़ाई है। पता है क्या कहते हैं ये? यानी सक्खर बैराज पर पैसे खर्च हो तो कहेंगे हमने सक्खर में खर्च किए हैं, कोटरी बैराज पे खर्च होने वाले पैसों को कहते हैं कोटरी पे खर्च किए हैं। भाई कराची से आप सिर्फ जनरल सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज 200 अरब से ज्यादा इस साल ले रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर सेस आप कराची से 60 अरब से ज्यादा ले रहे हैं। जिस प्रॉपर्टी टैक्स का ये बहुत कह रहे हैं ना, परचम बुलंद कर रहे हैं कि हम दे देंगे, 2016 से वजीर आला सिंध अपनी बजट स्पीच में सिंध असेंबली में कह रहे हैं आज तक नहीं दिया। मेरा हक है, मकामी टैक्स है, टंडोल आईआर का कराची पे खर्च नहीं होना चाहिए, कराची का बदीन पे नहीं खर्च होना चाहिए। लेकिन सूबाई हुकूमत ऐसी है जो इनसेंसिटिव है कराची के लिए, इसलिए ये कहते हैं ये पोलराइजेशन है। पोलराइजेशन नहीं है जनाब, ये आपकी इंटेलेक्चुअल करप्शन भी है, करप्शन से हंस के, ये आपकी बायसनेस भी है। बहुत शुक्रिया दोनों की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम ब्रेक शामिल करते हैं और हम खबर उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। नून लीग के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी और उनकी सेहत के मामले पर आज एक बड़ी पेशरफ सामने आई है। लाहौर हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक उनके मौलिज की ताज़ा रिपोर्ट और असेसमेंट जमा कराई गई है, जिसमें दावा किया गया है कि नवाज शरीफ की सेहत इस काबिल नहीं है कि वो पाकिस्तान वापसी का सफर कर सके। नवाज शरीफ को एंजियोग्राफी कराए बगैर लंदन से नहीं जाना चाहिए। नवाज शरीफ की ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट में उनके मौलिज डॉक्टर फयाज शॉल ने नवाज शरीफ की सन 2004 से मेडिकल हिस्ट्री का तफसीली हवाला देकर लिखा है कि मैंने अपनी पिछली रिपोर्ट में निशानदही की थी कि नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी से पहले उनकी एंजियोग्राफी कराना जरूरी है, मगर कोरोना वबा की वजह से यह प्रोसेस होल्ड पर है। डॉक्टर फयाज शॉल के मुताबिक गुज़िश्ता मुआयने के वक्त नवाज शरीफ की मेडिकल थेरेपी के साथ उनके रोजमर्रा के मामूलात में काफ़ी तब्दीलियाँ की गई थी। उन्हें हेल्दी डाइट और रोज़ाना वर्जिश करने की हिदायत की गई थी। साथ ही उन्हें यह भी सख्ती से कहा गया था कि वो जितना मुमकिन हो सके स्ट्रेस कंट्रोल करें ताकि वो उस हालत से बच सकें जिसका उन्हें दौरान हिरासत सामना करना पड़ा था। डॉक्टर फयाज शॉल ने मेडिकल रिपोर्ट में राय दी है कि नवाज शरीफ को तवील अरसे के लिए मजीद कैद तन्हाई में रखने से उनकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत पर मनफी असरात पड़ेंगे, मगर लंदन में कोरोना वबा के दौरान भी उनकी सेहत का ख्याल रखा जा रहा है, उनकी खास निगरानी की जा रही है। डॉक्टर फयाज शॉल ने राय दी है कि नवाज शरीफ की सेहत ज़्यादा बेहतर मेडिकल थेरेपी के मुकाबले में कैद तन्हाई में ना होने से हुई है। जैसे ही कोरोना वबा का बहरान ख़त्म हो जाता है तभी नवाज शरीफ को अपनी एंजियोग्राफी और मुमकिन एंजियोप्लास्टी करानी चाहिए। डॉक्टर फयाज शॉल ने मज़ीद लिखा है कि नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी से मुताल्लिक मेरी राय वही है जो मैंने अपनी पिछली रिपोर्ट्स में दे रखी है। दुनिया में कोरोना वबा के मौजूदा बहरान के तनाजुर में नवाज शरीफ को हर तरह का सफ़र करने और अवामी मकामात जैसे कि एयरपोर्ट्स पर जाने से गुरेज करना चाहिए। मेरी राय में एंजियोग्राफी कराने तक नवाज शरीफ को उन तिब्बी मराकज़ के करीब रहना चाहिए जहां से वो इलाज कराते आए हैं, और साथ ही उन्हें तमाम मौजूदा दवाएं भी जारी रखनी चाहिए। इसके अलावा मेडिकल रिपोर्ट में नवाज शरीफ को ऐसे खुले मकामात पर चहलकदमी करने और जिस्मानी एक्टिविटी करने की हिदायत की गई है जहाँ पर कोरोना वायरस से मुतासिर होने का ज़्यादा इम्कान ना हो। रिपोर्ट के आखिर में डॉक्टर फयाज शॉल ने लिखा है कि नवाज शरीफ की सेहत के हालिया तज्जिए के दौरान मैंने ये दोबारा मुशाहिदा किया कि नवाज शरीफ बहुत ज़्यादा दबाव में हैं। अगर वो लंदन में इलाज कराए बगैर पाकिस्तान वापस जाते हैं तो दोबारा कैद तन्हाई में रहने और साथ ही साथ एहलिया के बिछड़ने का दबाव उनके कार्डियक स्टेटस को मजीद ख़राब कर देगा। डॉक्टर फयाज शॉल ने यह भी वादे किया कि अगर नवाज शरीफ दोबारा कैद तन्हाई में जाते हैं तो उन्हें टाकोत्सुबो सिंड्रोम का सामना करना पड़ सकता है, जिसके खतरनाक नताइज हो सकते हैं। डॉक्टर फयाज शॉल ने लिखा है कि मुतल्लिका हुकाम का इस हवाले से मजीद कोई सवाल है तो मुझसे रब्ता किया जा सकता है। हुकूमत नवाज शरीफ की ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट्स को जाली और पाकिस्तानी कवानीन का मजाक करार दे रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपने वीडियो बयान में कहा कि नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स झूठी हैं, अदलिया इसका सख्त नोटिस ले। बहुत ही एक दिलचस्प मेडिकल रिपोर्ट आज हाई कोर्ट में जमा कराई गई है, जिसमें एक डॉक्टर शॉल जो कि वाशिंगटन में रहते हैं, उन्होंने लंदन में रहने वाले नवाज शरीफ के बारे में ये कहा है कि वो बहुत स्ट्रेस में हैं और उनकी कोविड-19 की वजह से और मेडिकल हालत ऐसी नहीं है कि वो पाकिस्तान ट्रैवल कर सकें। इस तरह की जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं उनसे सवाए इसके कि आप पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम का
पाकिस्तान के कवानीन का मजाक उड़ा रहे हैं। इसके अलावा इसका कोई और मकसद नहीं है। इस तरह की झूठी रिपोर्ट से आप भिजवाने से उनका मकसद हल नहीं होगा। और जिस तरह से ये रिपोर्ट लिखी गई है उसमें सिर्फ यही कमी है कि उन्हें हाइट पॉक के अलावा कहीं पे जो है वो वॉक भी नहीं करनी चाहिए, उससे उनके स्ट्रेस में इजाफा होगा। मुझे उम्मीद है कि अदालत इसका ना सिर्फ ये कि पिछले जिस तरीके से वो बाहर निकले उसका नोटिस लेगी, बल्कि इन जाली रिपोर्ट्स का भी सख्ती से नोटिस लिया जाएगा और पाकिस्तान का वक़ार जो है उसको बहाल हम करेंगे। हुकूमत पहले ही नवाज शरीफ की वापसी के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू कर चुकी है। वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर बनने वाले पंजाब हुकूमत के मेडिकल बोर्ड ने नवाज शरीफ की गुज़िश्ता मेडिकल रिपोर्ट्स को नामुकम्मल करार दिया था। हुकूमत ने सवाल उठाया था कि नवाज शरीफ लंदन से वादे के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं बल्कि अपने डॉक्टर्स की राय भेज रहे हैं। लंदन की लेबॉर्ट्री से टेस्ट कराकर अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स भेजें ताकि पाकिस्तान में मेडिकल बोर्ड उन रिपोर्ट्स का मुशाहिदा करके अपनी राय दे सके। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने 24 जनवरी को शहबाज शरीफ को खत लिखकर कहा था कि वो 10 दिन में नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स जमा कराएं, वरना उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो सकती है। फिर हमारे प्रोग्राम में आकर अटॉर्नी जनरल ने वादे किया था कि शहबाज शरीफ के बयान एलपी के मुताबिक हुकूमत आगे बढ़ेगी। उनका मकसद तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करना नहीं बल्कि अदालती हुक्म पर अमल दरामद कराना है। मैं मुंतज़िर हूँ, मुझे यकीन है कि मियाँ शहबाज शरीफ जो है कोऑपरेट करेंगे और जो उन्होंने कंसेंट ऑर्डर पास हुआ था उसको कंप्लाई करने के लिए हमारी मावनत करेंगे। और एक दफ़ा वो जवाब दे दें, रिपोर्ट्स आ जाएं, तो उसके बाद फिर मेडिकल बोर्ड दोबारा उसको एग्जामिन करेगा और फिर आगे का लाया अमल तय करेंगे। मकसद शाहजेब साहब ये नहीं है कि कोई कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग की जाए, मकसद ये है कि एक ऑर्डर पास हुआ है उसकी इम्प्लीमेंटेशन। इस एफिडेविट में ये भी था उनके बयान एलपी में कि अगर हुकूमत को शक है या उनके पास कोई क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है कि नवाज शरीफ साहब फिटनेस टू ट्रैवल के बावजूद बाहर रह रहे हैं, तो पाकिस्तानी हाई कमीशन का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव भेजकर और उनके फिजिशियन से मिलकर इस बात को कंफर्म कर सकते हैं। तो ये वाली स्टेज पूरी कर ली है हुकूमत ने? नहीं, हम उसी स्टेज पे हैं और सिर्फ शक की बुनियाद पे मैं नहीं चाहूँगा कि हम अदालत में जाएं जब तक वो शक यकीन में नहीं तब्दील होगा, क्योंकि बज़ाहिर मियाँ साहब की जो एक्टिविटीज़ हैं उनसे लगता ही है कि वो जो एक जो सीरियसनेस लेवल था उनकी दलालत का, वो शायद अब ऐसा नहीं है। और बुनियादी जो कंडीशन है वो ये है कि क्या वो ट्रैवल करने की पोजीशन में है या नहीं। तो उस पर सिर्फ जो अदालत में डॉक्यूमेंट जमा हो रही थी उसमें लिखा था वो नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है वो एक मेडिकल ग्राउंड होगा जिसको मेडिकल बोर्ड एग्जामिन करेगा। अगर मेडिकल बोर्ड रिपोर्ट्स को देखने के बाद इस नतीजे पे पहुंचता है कि वो ट्रैवल करने की पोजीशन में नहीं है तो दैट एंड्स द मैटर। लेकिन अगर ये कॉन्ट्रेरी ओपिनियन आता है तो फिर उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। हुकूमत ने बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया है। नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद। राना साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। राना साहब एक दफ़ा फिर मेडिकल बोर्ड बना यहाँ, अगर मेडिकल रिपोर्ट्स अपनी भेज देते नवाज शरीफ साहब और मेडिकल बोर्ड उनको देखकर इस नतीजे पर पहुंच जाता कि जी उनको इलाज की ज़रूरत है, वो वापस ना आए, तो हुकूमत कंटेम्प्ट की कार्रवाई ना कर पाती शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ। मगर फिर रिपोर्ट्स की बजाय डॉक्टर शॉल की राय भेज दी गई है। अब उस राय पर तो हुकूमत ने हाई कोर्ट से रुजू करना है, क्या कंटेम्प्ट करानी है शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ? देखें, जो रिपोर्ट्स हैं मियां नवाज शरीफ साहब की वो अवेलेबल है यहाँ पे। एक तो जब वो यहाँ पे ज़ेरे इलाज थे और उस वक्त जो उनके जो है वो हुए उनके टेस्ट वगैरह, वो तो सारी रिपोर्ट्स जो है वो गवर्नमेंट ने खुद करवाई हैं। वज़ीर सेहत यासीन राशिद साहबा जो है वो खुद उन रिपोर्ट्स को जो है वो बाकायदा दोपहर को, शाम को, रात को पूरी कौम को आगाह करती थी। और उसके बाद उस वक्त भी एक बोर्ड यहाँ पे तश्कील पाया था और उस बोर्ड ने भी ये कहा था कि उनका इलाज जो है वो इस तरह से यहाँ पे मुमकिन नहीं है, इसलिए उनको बाहर इलाज के लिए जाना चाहिए। वज़ीर सेहत पंजाब जो है वो रिक्वेस्ट करती रही है पूरे मीडिया के ऊपर, पूरी कौम के सामने, कि हम मियां नवाज शरीफ साहब से कह रहे हैं कि आप चले जाएँ बाहर, आपका यहाँ पे इलाज मुमकिन नहीं है, लेकिन वो मान नहीं रहे। और ये ऐसे ही था। मगर राना साहब वो उन मेडिकल रिपोर्ट्स पर सवाल नहीं कर रहा हूं मैं, और अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं, ज़ाहिर हुकूमत एक अलग पॉलिटिकल बयानिया बनाती है, मगर अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब ने उन मेडिकल रिपोर्ट्स के हवाले से कहा है कि मैं नहीं उन पर सवाल उठा रहा हूं, मैं डॉक्टर्स को क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं और ना मेरे सामने ऐसे कोई सबूत मौजूद है। मगर लंदन से शहबाज शरीफ साहब ने अंडरटेकिंग दी थी ना कि मैं पीरियोडिकल रिपोर्ट्स भेजता रहूंगा। अब हुकूमत ये कह रही है हमने मेडिकल बोर्ड बनाया है, नवाज शरीफ साहब अपने ज़ाती फिजिशियन की राय भेज रहे हैं, वहां पर मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट्स भेजें जो मेडिकल बोर्ड देखे और उसके बाद फैसला करे, क्योंकि बज़ाहिर नवाज शरीफ साहब की तबीयत सही नजर आ रही है, तो आप डॉक्टर फयाज शॉल की राय क्यों भेज रहे हैं? जिन मेडिकल रिपोर्ट्स की बुनियाद पर अगर वो राय कायम कर रहे हैं वो रिपोर्ट्स भेजिए ना, ताकि देख सकें। नहीं शाहजेब, मामला ये है कि उन मेडिकल रिपोर्ट्स जो इससे पहले भी यहाँ हाई कोर्ट में जमा करवाई गई हैं,
वो रिपोर्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर कोई और रिपोर्ट्स चाहते हैं वो भी इनको अवेलेबल कर दी जाएंगी। लेकिन उन रिपोर्ट्स के ऊपर जो राय, जो ओपिनियन कायम करेंगे, वो ये यहाँ पे बोर्ड कैसे करेगा? यहाँ पे जो डॉक्टर्स का बोर्ड ये बनाएंगे या बनाना जा रहे हैं, वो बोर्ड तो जो इररेलेवेंट है, बोर्ड तो वो या डॉक्टर वो जिसके वो ज़ेरे इलाज है इस वक्त, वो राय कायम करेगा। और वो राय उन्होंने कायम करके इनको भेज दी है। उस राय से इस्तेफादा करें, सवाल उठा रहे हैं। डॉक्टर अमेरिका में रहता है, लंदन में नवाज शरीफ साहब हैं, वो अमेरिका का डॉक्टर लंदन में नवाज शरीफ साहब की रिपोर्ट पाकिस्तान भेज रहा है और आप कह रहे हैं पाकिस्तान के डॉक्टर्स नहीं देख सकते? नहीं तो ये चैलेंज करें वहाँ पे अमेरिका पे जाके कि ये डॉक्टर ने बगैर उसको चेक किए जो है वो रिपोर्ट दे दी है। क्या अमेरिका में रहने वाला डॉक्टर जो है वो यूके आके चेक नहीं कर सकता? या वो जो है वो रिपोर्ट्स जो उनकी हैं उनके ऊपर अपनी राय कायम नहीं कर सकता? अगर इनको इस किस्म का कोई शुबा है तो वहाँ पे जाके ये चैलेंज कर दें। लेकिन मुझे आप ये बताएं ये कि एक मरीज़ जो है वो एज डॉक्टर आपके ज़ेरे इलाज है, उसके ऊपर मैं ओपिनियन कैसे दे दूंगा एक दूसरे मुल्क में बैठ के? मगर ओपिनियन तो आपने देनी है ना। मगर जिस डॉक्टर के वो ज़ेरे इलाज है ओपिनियन उन्होंने दी है और उस रिपोर्ट ओपिनियन से जो है वो ये इस्तेफादा करें। मगर साहब, यहाँ के ही डॉक्टर्स की मेडिकल बोर्ड बना था ना, जिन्होंने जो इस नतीजे पर पहुंचे थे नवाज शरीफ साहब की रिपोर्ट्स को देखकर कि इलाज के लिए, और फिर वो इलाज से बाहर गए थे। तो वो मेडिकल रिपोर्ट्स क्यों नहीं भेज रहे हैं अगर वो कोई टेस्ट करा रहे हैं? क्योंकि डॉक्टर शॉल ने भी इस रिपोर्ट में कोई नहीं बताया कि उनके कोई रीसेंट टेस्ट हुए हैं और उन रीसेंट टेस्ट को देखकर वो नवाज शरीफ साहब की तबीयत को देखकर इस नतीजे पर पहुंचे। क्योंकि 72 बरस के नवाज शरीफ साहब, और जाहिर है उनको डायबिटीज भी है, साथ में उनको हार्ट कॉम्प्लिकेशंस भी है, और 72 बरस का कोई भी इंसान जिसको ये वाली कॉम्प्लिकेशंस होंगी उसके बारे में यही फाइंडिंग देगा कोई भी डॉक्टर कि जी ये अगर कैद तन्हाई में रहेंगे तो स्ट्रेस होगा और स्ट्रेस की वजह से इनकी सेहत पर असर पड़ेगा। मगर ये अंडरटेकिंग नहीं देके गए थे नवाज शरीफ साहब। शाहजेब, जब मियां नवाज शरीफ साहब की यहाँ पे रिपोर्ट्स जिनका हवाला आपने दिया कि यहाँ पे बोर्ड बैठा और उस बोर्ड ने ओपिनियन दी कि मियां नवाज शरीफ साहब को बाहर जाके जो है वो इलाज जो है वो करवाना चाहिए। अब जब उस बोर्ड ने रिपोर्ट दे दी और उसके बाद वो बाहर चले गए और वहाँ पे जाके एक और बोर्ड या डॉक्टर्स के ज़ेरे इलाज हैं, अब उनकी ओपिनियन रेलेवेंट है। अब ये यहाँ पे बैठे कैसे राय दे देंगे? इनके तो ज़ेरे इलाज ही नहीं है। पर्सनल डॉक्टर तो फिर बार बार यही कहेंगे ना, 72 बरस के शख्स को जिनको इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं कि वो कैसे कहेंगे कि इन्हें कैद तन्हाई में चले जाना चाहिए? मगर उस वक्त मसला ये था कि इतनी अर्जेंट उनकी तबीयत ख़राब थी, उन्हें फौरी तौर पर इलाज की ज़रूरत थी कि खुदा न खास्ता उनकी जान को खतरा था। अगर जान को खतरा नहीं है तो पाकिस्तान में सारे इलाज हो सकते हैं, एंजियोग्राफी भी हो सकती है, एंजियोप्लास्टी भी हो सकती है, और वो कन्विक्टेड हैं और वादा करके गए थे कि वो वापस आएंगे, वो इलाज नहीं करा रहे उधर। देखें वो वादा यही करके गए थे कि वो अपने मुआलिज के पास जा रहे हैं हुकूमत की रिक्वेस्ट के ऊपर। वो खुद नहीं जाना चाहते थे, उनकी फैमिली भी उनको रिक्वेस्ट कर रही थी, डॉक्टर्स भी रिक्वेस्ट कर रहे थे, कैबिनेट भी रिक्वेस्ट कर रही थी, अदालत ने भी कहा था कि आप चले जाएं। वो इसके बावजूद नहीं जाना चाहते थे और जब वो गए हैं तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं जाके वहाँ पे अपना इलाज कराऊंगा। कैबिनेट का रिक्वेस्ट कर रही थी, कैबिनेट ने और हुकूमत ने, तो हुकूमत तो उनसे श्योरिटी बॉन्ड लेना चाह रही थी, जो कि अदालत ने सिर्फ और सिर्फ एफिडेविट की सूरत में उसको वो कहते हैं कि जी हुकूमत कहती है कन्वर्ट कर दिया। और अगर वो एफिडेविट जो है हुकूमत के मुताबिक वो अदालत इसलिए वो कंटेम्प्ट कर रहे हैं और इलाज भी वहाँ नहीं करा रहे हैं। एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, ऐसा थोड़ी है कि 2.5 साल से कोई हार्ट सर्जरीज हुई नहीं है इंग्लैंड में, कोई 2020 में 4.25 लाख सर्जरीज हुई हैं, नवाज शरीफ साहब नहीं करा रहे अपनी। नहीं शाहजेब, आप वहाँ पे शायद मिस कर रहे हैं कि जब कोर्ट में मियाँ साहब को ECL से निकालने के लिए जो है वो पिटीशन हुई थी, वो पिटीशन भेजी थी कोर्ट ने गवर्नमेंट को कि आप इसके ऊपर अपनी राय दें। गवर्नमेंट कह देती कि जी नहीं हम इनको बाहर जाने की इजाज़त देते। गवर्नमेंट ने कहा जी हम इजाज़त दे रहे हैं, साथ एक पख लगा दी कि हमें ये स्टाम्प लिख के दें। अदालत ने कहा कि ये इख्तियार गवर्नमेंट के पास नहीं है, गवर्नमेंट या ECL से नाम रख सकती है या निकाल सकती है, अगली बात जो है वो उनके इख्तियार में नहीं है। तो वो जो है वो अदालत ने ख़त्म कर दी। इजाज़त जो है वो तो कैबिनेट ने दी, गवर्नमेंट ने दी, बल्कि रिक्वेस्ट करके कहा कि जी आप जो है वो बाहर चले जाएं, अपना इलाज करवाएं। अब उसमें ये है कि वहाँ पे जो जिन मुआलिज के वो ज़ेरे निगरानी हैं, जिनसे वो इलाज करवा रहे हैं, पार्टी का उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप डॉक्टर्स की ओपिनियन के ऊपर जो है वो अमल करें और जैसे ही डॉक्टर जो है वो आपको इजाज़त दें तो आप वापस आए। और उनका जो एक ऑपरेशन है जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, वो भी तो अभी नहीं हो सका और इस ओपिनियन में डॉक्टर साहब ने उसके बारे में भी जो है वो पूरी तफसील लिखी है। तो जहाँ तक कोरोना कैद तन्हाई का तल्लुक है तो फिर तो वो लोग मुजरम है ना, जिन्होंने कैद तन्हाई जो है एक जाली मुकदमा बना के
और एक साजिश करके जो है उनको सजा दिलवाई, उसके मुलज़िम तो वो लोग हैं, तो राना साहब उनको जवाब देना चाहिए। साहब इसका मतलब है ना कि अर्जेंसी नहीं है कि उनका ऑपरेशन हो, क्योंकि डॉक्टर ने तो कोरोना से मुंसलिक कर दिया है, फिर कोरोना जब खत्म होगा वो पता नहीं कब खत्म होगा, फिर नवाज शरीफ साहब का ऑपरेशन होगा और फिर वो वापस आएंगे। और अगर आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से उनको सजा दी गई तो फिर आके अपना केस कंटेस्ट करें, अपील उनकी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मौजूद है और रिहा होके अपने घर पर रहें या फिर लंदन जाएं, बजाय इसके कि इस तरीके से वो देखें। वो बिल्कुल कंटेस्ट करेंगे, लेकिन इसमें मशवरा हुकूमत का तो हमें नहीं दरकार कि हमने जो है वो किस तरह से कंटेस्ट करना है और किस वक्त कंटेस्ट करना है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि गवर्नमेंट की इजाज़त से वो गए हैं, वो कोई लॉ ब्रेक करके नहीं गए, वो कोई जो है वो जेल तोड़ के नहीं गए, गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट और इसकी इजाज़त पे गए हैं। और वहाँ पे जिन मुआलजीन के वो ज़ेर इलाज हैं उनकी एडवाइस जो है उसके ऊपर उनको अमल करना चाहिए। वैसे अगर हुकूमत ने इस्टेब्लिश कर दिया कि वो लॉ ही तोड़ रहे हैं अगर वहाँ हैं, क्योंकि जो शहबाज शरीफ साहब ने एफिडेविट दिया था उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, ये एक सिर्फ डॉक्टर का ओपिनियन है, मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, और ये अदालत ने फैसला दिया तो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगी शहबाज शरीफ साहब को। नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे मगर शहबाज शरीफ साहब बाहर हो जाएंगे इलेक्शन की दौड़ से। देखें, डॉक्टर की ओपिनियन जो है वो एक प्रोफेशनल ओपिनियन होती है और किसी भी मरीज़ के बारे में जिस डॉक्टर के वो ज़ेर इलाज हों उसकी ओपिनियन को जो है वो कोई दूसरा चैलेंज नहीं कर सकता। ये एक प्रोफेशनल ओपिनियन होती है। और जहाँ तक मियाँ शहबाज शरीफ साहब के स्टाम्प का तल्लक है वो आप सामने रख लें। अगर उस स्टाम्प से कोई ख़िलाफ़ वर्जी की कोई सिमत या कोई इंडिकेशन निकलती है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर लें। उस स्टाम्प में बड़ा वाज़ेह तौर पे दर्ज है कि मियाँ साहब जाएंगे वहाँ पे अपना इलाज करवाएंगे। जैसे ही उनका इलाज मुकम्मल होगा और डॉक्टर उनको वापसी की इजाज़त देंगे तो मैं इंशाल्लाह ताला उनको वापस आने में फैसिलिटेट करूँगा। साथ में ये भी लिखा था कि मैं पीरियडिकल मेडिकल रिपोर्ट उनकी जमा कराता रहूँगा, मेडिकल रिपोर्ट ऑफ द डॉक्टर। अब ये इस वक्त हुकूमत ये कह रही है ये मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, ये तो ओपिनियन है। वो रिपोर्ट वो भिजवाते रहे हैं, हम रिपोर्ट इनको जमा करवाते रहे हैं। अब अटॉर्नी तो आपको कॉन्फिडेंस है कि अदालत ये एक्सेप्ट कर लेगी? अगर आप ये करें वो भी जी सवाल ही पैदा नहीं होता। अदालत जो है वो बिल्कुल कानून और आइन के मुताबिक जो है वो अमल करेगी। ये इस यानी वज़ीर आज़म के इस अंधे इंतकाम का जो है वो कोई अदालत जो है वो साथ नहीं दे सकती कि जो सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त ये चाहता है कि अगले 9 महीनों में आप उसी सारी जो है वो कैद हो जाए, इनको अदालतें जो है वो सज़ा कर दें। और मैं बावजूद जो मैंने मुल्क का और आवाम का और कौम का हशर किया उसके बावजूद जो है वो मेरी हुकूमत जो है वो कायम रहे। इसका कोई अब इसका जो है वो हिस्सा नहीं बनेगा, कोई इसके अंधे इंतकाम को जो है वो आगे नहीं बढ़ाएगा। बहुत शुक्रिया हसन अल्लाह साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।